हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन पढ़ रहे थे जीव जगत का वर्गीकरण और लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने क्या किया था? अपन ने यार जितने भी जगत के वर्गीकरण हुए थे, दो जगत, तीन जगत, चार जगत, पांच जगत, छह जगत तक अपन ने पढ़ लिए थे। मोनेरा जो है अपन ने वो स्टार्ट किया था, ठीक है। और उसके अलावा अपन ने वो डिटेल्स भी कर ली थी कि कौन सा जीव जो है पहले कहां रखा गया, कौन से जगत में रखा गया। उसके बाद में जैसे जैसे नए जगत बने तो उनकी जो पोजीशन है पहले कौन से जगत में थे, उसके बाद में कौन से जगत में उनको रखा गया, तो वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया था। अब उस लेक्चर में भी अपन ने मोनेरा को स्टार्ट तो कर दिया था, लेकिन मैंने कहा था कि इसको अपन अगले लेक्चर में ही शुरुआत करेंगे। बस टच किया था, एक दो बातें बताई थी, अब वो वापस शुरुआत करेंगे। ध्यान से देखो भाई, अपन को 5 जगत पढ़ने हैं, ठीक है, जिनमें से एक है मोनेरा, एक है प्रोटिस्टा, एक है फंजाई, एक है आपका प्लांटाई और एक है एनिमेलिया। ये आपके 5 जगत हैं। इस चैप्टर में अपन मोनेरा जगत पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा जगत पढ़ेंगे और आपका फंजाई जगत पढ़ेंगे। ये 3 जगत जो है इस चैप्टर में अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, भैया 2 जगत बच गए, प्लांटाई जगत बच गया और आपका एनिमिलिया जगत बच गया। तो मैं ये कह रहा हूं वो दोनों जगत जो है वो आपके एनसीईआरटी में अलग से चैप्टर दे रखे हैं। प्लांटी जगत के लिए आपके जो चैप्टर है वो है प्लांट किंगडम के नाम से तीसरा चैप्टर आएगा। इससे अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे वो आपका अलग से पूरा एक जगत का पूरा चैप्टर ही दे रखा है। उसके अलावा प्राणी जगत के नाम से जो एनिमिलिया किंगडम है, ठीक है, उसका एक अलग चैप्टर दे रखा है, चौथा चैप्टर जो है। तो ये जो है अलग से चैप्टर दे रखे, तो 2 अपन जगत वहां पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज मोनेरा जगत की। मोनेरा जगत के अंदर खास बातें क्या है भैया? खास बातें यार मोनेरा जगत के अंदर ये सबसे पहली बात तो कि मोनेरा जगत के जो मेंबर्स हैं वो हैं कौन? वो बैक्टीरिया। कौन है? बैक्टीरिया। ध्यान से देखो भाई, तो इसमें सारे के सारे क्या है? सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत में आते हैं। जितने भी बैक्टीरिया हैं सारे के सारे आपको कहां मिलेंगे? मोनेरा जगत में। और अगर आप पहले लेक्चर से मेरी क्लास देख रहे हो तो आपको पता भी है कि जितने भी प्रोकार्योटिक हैं वो भी मोनेरा जगत के अंदर आएंगे। क्यों? क्योंकि अपन ने जब वर्गीकरण किया था उस टाइम पर अपन ने जितने भी प्रोकार्योटिक थे सबको उठाकर किसमें डाल दिया था? मोनेरा जगत में डाल दिया था। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए। सभी प्रोकार्योटिक जो है असीम के अंदर की कहां आएंगे? मोनेरा जगत के अंदर आएंगे। और जितने भी बैक्टीरिया हैं वो भी मोनेरा जगत में आते हैं। दोनों लाइन क्लियर है। उसके बाद में क्या है? सूक्ष्म जीवों में से सर्वाधिक संख्या में होते हैं। जो आपके बैक्टीरिया हैं वो सबसे अधिक संख्या में होंगे, ठीक है। सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। बैक्टीरिया आपको हर जगह मिल जाएगा भाई, ठीक है। आप मिट्टी की एक मुट्ठी जो है वो भर के उठाओ तो उस एक मुट्ठी में कितनी मिट्टी आ जाएगी, लेकिन उसमें भी कई सौ बैक्टीरिया, कई हजारों बैक्टीरिया जो है उसमें भी आपको मिल जाएंगे। ये एनसीईआरटी की लाइन ऐसे मन से नहीं लिखी है ना, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। कुछ जीवों में रहते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो जीवों के अंदर रहते हैं और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो जीवों के ऊपर रहते हैं। समझ में आई बात? तो कुछ ऐसे हैं जो जीवों में रहते हैं, ठीक है, में और पर अलग अलग चीजें हो गई ना। में मतलब अंदर रहते हैं, कुछ जीवों में रहते हैं, कुछ जीवों पर रहते हैं। समझ में आई बात? चलो जी, अब यहां से देखो, ठीक है। अब आपको भी लग रहा होगा भैया ये राइटिंग और ये राइटिंग तो फर्क आ गया। ये उस दिन आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने साथ साथ में लिखे थे। साथ साथ में एक तो मैं बढ़िया से लिखूं ना अपनी राइटिंग तो भी गंदी तो आती है लेकिन थोड़ी समझने लायक आ जाती है। लेकिन जब मैं साथ साथ में लिखता हूं ना तो मेरे को भी थोड़ी शर्म आती है कि यार ये क्या ही लिख रहा हूं मैं। तो आज और ये भी मैंने किया कि पहले से मैं लिख के लेके आया हूं, ठीक है। अब आपको ये बोलेगा कि भैया साथ साथ में लिखो, कोई नहीं, वो इतना ही टाइम मेरे को लगता है, इतना ही मेरे को जोर आता है, पहले लिखूं चाहे बाद में लिखूं, आपको चीजें समझ में भी आएंगी, नोट्स थोड़े ठीक बनेंगे। और उसके अलावा जल्दी भी अपन करेंगे। साथ साथ में लिखने वही चीजें रिपीट करने में कोई मतलब नहीं है, समझने वाली बातें करेंगे। बाकी ये लिखा हुआ तो कहीं भी आपको मिल जाएगा। चलो, विषम एवं प्रतिकूल वास स्थानों पर भी रहते हैं, मतलब ऐसी जगह जहां पर मतलब कुछ कोई और जीव नहीं रह सकते, ठीक है, वहां पर ये बैक्टीरिया आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ऐसे कौन सी जगह हो सकती है? मरुस्थल जैसे बहुत ही गर्मी वाला एरिया है, वहां पर भी आपको बैक्टीरिया मिल जाएगा। गर्म झरने जो हैं, ठीक है, वहां पर भी बैक्टीरिया आपको मिल जाएगा। बर्फीले इलाके में भी आपको बैक्टीरिया मिल जाएगा। तो मतलब ऐसे कोई जगह नहीं है जहां पर बैक्टीरिया आपको ना मिले, ठीक है। तो विश्व में जो परिस्थिति वाली जो आपका एरिया क्षेत्र है वहां पर भी आपको जो है बैक्टीरिया मिल जाएगा। जैसे गर्म झरने हो गए, मरुस्थल हो गए, बर्फ हो गई, गहरे समुद्र हो गए, वहां पर भी बैक्टीरिया पाया जाता है। तो मतलब बैक्टीरिया जो है
काफी फैला हुआ बिजनेस है बैक्टीरिया का, कहीं भी आपको मिल जाएगा। ठीक बात है। चलो, बैक्टीरिया की संरचना अत्यंत सरल होती है, लेकिन बैक्टीरिया की जो संरचना होती है ना वो बहुत सरल होती है, लेकिन जटिल क्या होता है? जटिल क्या होता है? उसका व्यवहार जो है ना वो जटिल होता है, वो अत्यंत जटिल होता है। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, और ये जो है ना ये लाइन जो है वो आपको कई क्वेश्चंस में, कई पीवाईक्यू में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये वाली लाइन क्या लाइन है? लाइन ये कहती है कि बैक्टीरिया की जो संरचना है ना, जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, यार वो बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, लेकिन जब अपन बात करें उसके बिहेवियर की, उसके व्यवहार की बात करें ना बैक्टीरिया की, तो वो समझना जटिल है। समझ में आई बात? जैसे कुछ इंसान जो हैं अपन को देख के लगते हैं कि यार ये बहुत भोले भाले हैं, लेकिन उनका व्यवहार जो है ना वो बहुत अजीब सा होता है। कई बार आपको बढ़िया दिखेंगे कि हाँ यार ये तो बहुत बढ़िया इंसान है, और कई बार आपको लगेगा यार इससे खराब तो कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसे ही बैक्टीरिया जो है, इसकी संरचना जो है ना वो तो बहुत सरल होती है, लेकिन इसका व्यवहार जो है ना वो बहुत जटिल होता है। ये वाली लाइन एनसीईआरटी की है, इंपॉर्टेंट लाइन है, अपने दिमाग में रखना भाई। ठीक है, चलो, सबसे अधिक उपापचयी विविधता किसमें पाई जाती है? वो भी मोनेरा जगत में पाई जाती है, बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो बैक्टीरिया के अंदर सबसे अधिक उपापचयी जो है विविधता पाई जाती है, मेटाबॉलिक जो डाइवर्सिटी वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो ये एनसीईआरटी की लाइंस है, सारी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। चलो जी, अब बैक्टीरिया जो है अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया है। ठीक है, 4 प्रकार के अपने एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ध्यान से देखो किसके बेस पे ये, इनके जो आकृति है, इनका जो शेप है ना, बैक्टीरिया का शेप कैसा होगा उसके आधार पे 4 प्रकार के बताए एनसीईआरटी ने। तो बैक्टीरिया के अलग अलग शेप होते हैं। एक शेप है कोकाई, ये देखो जो गोल गोल है ना, गोल गोल जो गोल गोल है, ये क्या है? कोकाई। दूसरा है बेसिलाई। ठीक है, ये देखो ये बेसिलाई है, और इनमें यहां पर ये देखो बीजाणु दिखा रखा है, ये देखो अंदर क्या है? बीजाणु। ठीक है, और तीसरा क्या है? स्पाइरीला। तीसरा जो प्रकार है वो क्या है? स्पाइरीला। देखो स्पाइरल जैसे हैं, ये स्पाइरल जैसे हैं। ठीक है, और इन पर देखो आपको फ्लेजिला भी दिखाएगा, कसाब भी दिखाई दे रहा है। हिंदी में इसको कसाब कहते हैं, इंग्लिश में फ्लेजिलम कहते हैं ना। चलो, फिर अगला है विब्रियो। विब्रियो देखो ये ऐसा कोमा शेप का होता है ना, देखो कोमा अपन ऐसे तो कहते हैं कोमा। ठीक है, इस प्रकार से कोमा लगाते हैं ना, ये थोड़ी कोमा, तो ये कोमा शेप का है। चलो, तो मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया जो विभिन्न प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के अपने एनसीईआरटी ने बताए हैं। किसके आधार पे? शेप के आधार पे, कि भाई इनकी आकृति कैसी होगी। तो अलग अलग आकृतियां हैं, जैसे गोल गोल है कोकाई। ठीक है, ये कुछ ऐसा है बेसिलाई, ये जो स्पाइरल जैसा स्पाइरिला, और ये जो कोमा शेप का इसको बोलते हैं विब्रियो। तो ये जो आकृति के आधार पे जो है वो 4 प्रकार के बताए हैं। ये एनसीईआरटी की फोटोज हैं सारी। चलो, अब बात करें मोनेरा जो है वो अपने यहां पर इस चैप्टर में 2 भागों में इसको विभाजित किया है। एक है आपका यू बैक्टीरिया और दूसरा आपका आर्की बैक्टीरिया, फिर आधे बैक्टीरिया। ठीक, तो आधे बैक्टीरिया और या फिर आर्की बैक्टीरिया जो है और यू बैक्टीरिया दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं। यार आधे बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया वो होते हैं जो बहुत ही खराब कंडीशंस में भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे बहुत ही एसिडिक कंडीशन वाले जो क्षेत्र है वहां पर भी आपको मिल जाएंगे, बहुत ही बेसिक कंडीशन वाले, या फिर आप कह दो कि बहुत ही सोल्टी एरिया जो है वहां पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस में आपको देखने के लिए मिलेंगे कौन से? आर्की बैक्टीरिया। और ये होता क्यों है? क्योंकि इनकी जो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है ना, इनकी जो सेल की संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है कि ये बहुत ही खराब कंडीशंस में भी रह सकते हैं। कौन से? आर्की बैक्टीरिया, ये वाले बैक्टीरिया। ठीक है, आधे बैक्टीरिया ये जो बहुत ही खराब कंडीशन में रह सकते हैं। आपको इससे ज्यादा क्या बताऊं, ये जो है गाय भैंस के जो है पेट में भी रहते हैं। अब कहां रहते हैं वो अपन आधे बैक्टीरिया जो पढ़ेंगे तो अपन आपको बताऊंगा ना। ठीक है, तो ये आधे बैक्टीरिया आपको कहीं भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, क्यों? ये अलग अलग इतनी खतरनाक जगहों पर क्यों है, कैसे मिल सकते हैं भाई? इतनी खतरनाक जगह पर ये बैक्टीरिया क्यों मिल सकते हैं? इनमें ऐसा क्या है? इस वजह से क्योंकि इनकी जो सेल का जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार की होती है। वो कैसी होती है फिर आगे बात करेंगे अपन। समझ में आई बातें यहां तक? ठीक है, दूसरे प्रकार का जो है वो कौन सा? यू बैक्टीरिया। एक है आधे बैक्टीरिया जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे आर्की बैक्टीरिया, और दूसरा है यू बैक्टीरिया। पहले अपन यू बैक्टीरिया को कवर कर लेंगे पूरा, उसके बाद में अपन आर्की बैक्टीरिया को पढ़ेंगे। सीधी सी बात कर रहा हूं, मोनेरा के अंदर अपने एनसीईआरटी खोल के देखना, मोनेरा जो जगत है उसके अंदर अपन को दो अलग से टॉपिक बना के देख रहे हैं, 2
वर्ग बना के दे रखे हैं। अपन को 6 किंगडम के अंदर ही पढ़ा था, जो 6 जगत का वर्गीकरण था, उसमें भी अपन ने अलग से पढ़ा था। मोनेरा को 2 भागों में विभाजित कर दिया था, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, याद हो तो आपको, ठीक है। तो यहां पर जो है पहले अपन यू बैक्टीरिया को पढ़ेंगे और फिर पूरे यू बैक्टीरिया को पढ़ के फिर अपन आधे बैक्टीरिया पर जाएंगे, ठीक है। चलो जी, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के लिए आप एक वर्ड ध्यान में रखना, यू बैक्टीरिया जो है उनको वास्तविक बैक्टीरिया कहा जाता है। ध्यान से सुन लो भाई, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वास्तविक बैक्टीरिया किसे कहा जाता है। क्या कहोगे? यू बैक्टीरिया को वास्तविक बैक्टीरिया कहा जाता है। इंग्लिश में बात करूं तो यू बैक्टीरिया क्या कहते हैं? ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको क्या पूछ लिया जाता है, एग्जाम में आया हुआ है, आपको ये पूछ लेगा कि ट्रू बैक्टीरिया या फिर वास्तविक बैक्टीरिया किसे कहा जाएगा, तो आप क्या आंसर दोगे? यू बैक्टीरिया जो है वो वास्तविक बैक्टीरिया होता है। यू बैक्टीरिया के अंदर और क्या पॉइंट्स है? पहला पॉइंट तो यही हो गया कि ये क्या होता है? वास्तविक बैक्टीरिया होता है, ठीक बात है। दूसरा पॉइंट कहता है कि इनकी कठोर कोशिका भित्ति होती है, इनके जो है कठोर कोशिका भित्ति होती है। कठोर कोशिका भित्ति किसके अंदर होती है? यू बैक्टीरिया के अंदर कठोर कोशिका भित्ति आपको देखने के लिए मिलती है। इंग्लिश में बात करूं तो हार्ड सेल वॉल आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। फिर यू बैक्टीरिया के अंदर अलग अलग पॉइंट क्या है? अगर यू बैक्टीरिया चल बैक्टीरिया होंगे ना, अगर यू बैक्टीरिया हैं और वो कैसे होंगे? चलने वाले बैक्टीरिया होंगे, अगर वो चल सकते होंगे तो उनके अंदर क्या देखने के लिए मिलेगा अपन को? एक कसाब भी देखने के लिए मिलेगा। और ये कसाब क्या होता है? एक फ्लैजिला धागे जैसा होगा, और उस धागे जैसे की संरचना की मदद से ही क्या है? वो बैक्टीरिया चल पाएगा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ही है, इससे बाहर कुछ नहीं है। एनसीईआरटी को ही उसी की लाइंस को खोल के समझाने की कोशिश की जा रही है बस, ठीक है। ध्यान से देखो, वापस सुनो। मैंने कहा मोनेरा जो जगत है उसके अंदर 2 प्रकार के आपके बैक्टीरिया हैं, एक आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। पहले अपन बात करेंगे यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया को ही वास्तविक बैक्टीरिया कहा जाता है, ठीक बात है। यू बैक्टीरिया जो होते हैं इनके अंदर कठोर कोशिका भित्ति होती है, बड़ा ठीक बात है भैया। अगर ये यू बैक्टीरिया चल बैक्टीरिया होंगे, अगर यू बैक्टीरिया में भी बहुत सारे बैक्टीरिया अलग अलग प्रकार के आएंगे, बताऊंगा अभी। यू बैक्टीरिया में अगर चलने वाले बैक्टीरिया, चल बैक्टीरिया है जो चल सकते हैं, अगर चलने वाला है तो उसके अंदर वो ऐसे नहीं चल पाएगा, उसके अंदर एक फ्लैजिला भी होगी, कसाब भी होगा, और उस फ्लैजिला की मदद से वो चल पाएगा, ठीक बात है। तो अगर चल बैक्टीरिया है तब एक कसाब, ठीक है, फ्लैजिला भी होगी, ठीक बात है। तीनों पॉइंट क्लियर है। चलो अब यू बैक्टीरिया के अंदर अपन पढ़ेंगे, एक बैक्टीरिया पढ़ेंगे, ठीक है, एक साइनो बैक्टीरिया जिसको बीजीए कहते हैं, और या फिर हिंदी में शॉर्ट में इसको बीजीए, इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ब्लू ग्रीन एल्गी। हिंदी में बात करूं तो नील हरित शैवाल, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे अपन अलग से। फिर एक माइकोप्लाज्मा, इसको अपन पढ़ने वाले हैं। ये किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं यू बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। देखो मोनेरा के अंदर 2 आते हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। पहले अपन पढ़ रहे हैं यू बैक्टीरिया को। यू बैक्टीरिया के अंदर मैंने खास बात क्या बताई? ये वास्तविक बैक्टीरिया होते हैं, उसके अलावा कठोर कोशिका भित्ति होती है। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, अगर ये चल बैक्टीरिया होंगे तो इनके अंदर एक कसाब, एक फ्लैजिला भी होगी। फिर मैंने आपको क्या बताया? मैंने ये बताया कि यू बैक्टीरिया के अंदर अपन एक पढ़ेंगे बैक्टीरिया को, एक पढ़ेंगे अपन साइनो बैक्टीरिया को, ठीक है। साइनो बैक्टीरिया को बीजीए भी कहते हैं। फुल फॉर्म बताऊं, ब्लू ग्रीन एल्गी, हिंदी में बात करें तो नील हरित शैवाल, ठीक है। उसके अलावा अपन इसमें एक माइकोप्लाज्मा पढ़ेंगे। ये 3 पढ़ने के बाद में, ये तीनों को पढ़ने के बाद में अपन कहां जाएंगे? आर्की बैक्टीरिया पे जाएंगे, आर्की बैक्टीरिया को पढ़ेंगे और मोनेरा जगत को समाप्त करेंगे, ठीक बात है। चलो जी, अब माइकोप्लाज्मा के बारे में आपको मैं एक खास बात बता देता हूं, और इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। आप जब पीवाईक्यू करने बैठोगे तो आपको याद आएगा, ये मैं बता रहा हूं आपको, ये भी पीवाईक्यू में आया हुआ है, पिछले सालों में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? कोशिका भित्ति इनमें बिल्कुल नहीं पाई जाती। किन में कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती? माइकोप्लाज्मा के अंदर। माइकोप्लाज्मा के अंदर कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती, सेल वॉल बिल्कुल एब्सेंट होती है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। माइकोप्लाज्मा जो है उसके अंदर कोशिका भित्ति बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, ठीक बात है। चलो ये इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही है, बाकी कचरा छोड़ दिया एनसीईआरटी में, जो इंपॉर्टेंट था वो उठा लिया, यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया जो है बीजीए कैसे होते हैं? अचल होते हैं। अचल मतलब ये चल नहीं सकते। और बैक्टीरिया की बात करूं तो इनमें कुछ चलने वाले भी हो सकते हैं और कुछ नहीं चलने वाले भी हो सकते हैं। अगर वो चलने वाले हैं तो उनके अंदर फ्लैजिला पाया जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट तो मैंने यहां लिखवाई दिया ना। तो साइनोबैक्टीरिया तो अचल होते हैं, तो नहीं चलते बेचारे, लेकिन बैक्टीरिया में कुछ अचल भी होते हैं और कुछ चल भी होते हैं। चलो
अब बात करेंगे बैक्टीरिया में पोषण की बात करेंगे, है ना, बैक्टीरिया के अंदर पोषण की बात करेंगे। तो यार बैक्टीरिया में पोषण जो है वो दो प्रकार का है, ठीक है। शुरू में अपने टेबल बनाई थी, उसमें बताया था मैंने आपको, देखो ये एनसीईआरटी की टेबल है, यहां पर भी देखो पोषण की विधि, यहां पर देखो ये स्वपोषी भी होते हैं, स्वपोषी में ये रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी दो प्रकार के होते हैं, और ये परपोषी भी होते हैं, पहले ही बता चुका हूं, लेकिन अब वापस करते हैं, पूरा डिटेल में करेंगे इसको। तो जो बैक्टीरिया में पोषण की बात करें ना यार, बैक्टीरिया में जब अपन पोषण की बात करते हैं तो बैक्टीरिया में पोषण जो है वो दो प्रकार का अपन को देखने के लिए मिलता है। ये स्वपोषी भी होते हैं बैक्टीरिया, स्वपोषी का मतलब सीधा सा ही अपना खाना खुद बनाते हैं, और परपोषी भी होते हैं, दूसरे पर निर्भर भी होते हैं, ठीक। तो बैक्टीरिया जो है वो कुल मिला के दो प्रकार के हैं, ठीक है। किसके आधार पे? पोषण के आधार पे। स्वपोषी भी हैं और परपोषी भी हैं। स्वपोषी को इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रोफिक और परपोषी को इंग्लिश में कहते हैं हेटेरोट्रोफिक। यहां तक क्लियर है भाई? कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। चलो, स्वपोषी जो है वो कुछ होते हैं, ठीक है। सारे बैक्टीरिया स्वपोषी नहीं होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ही स्वपोषी होते हैं, मतलब कुछ बैक्टीरिया ही ऐसे हैं जो खुद खाना बना सकते हैं अपना, ठीक बात है। और परपोषी की वही बात करूं तो अधिकांश जो बैक्टीरिया होंगे, अधिकतर जो बैक्टीरिया होंगे वो परपोषी ही होंगे, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो है पोषण के आधार पे एक स्वपोषी होते हैं और कुछ परपोषी होते हैं, ठीक है। स्वपोषी तो कुछ ही होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ही स्वपोषी होते हैं, बाकी अधिकांश जो है वो परपोषी होते हैं। अधिकांश कैसे होते हैं बैक्टीरिया? परपोषी होते हैं। प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं, प्रकृति में अपने जो नेचर है उसके अंदर सबसे अधिक जो कौन से बैक्टीरिया पाए जाएंगे? परपोषी ही होते हैं, क्योंकि अधिकांश यही होते हैं, ठीक है। ये तो कुछ ही है बेचारे, स्वपोषी तो कुछ ही बैक्टीरिया हैं। चलो जी, अब एक एक को अपन पढ़ेंगे। पहले अपन बात करेंगे स्वपोषी की, डिटेल में बात करेंगे, फिर अपन डिटेल में बात करेंगे परपोषी की। ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। बात करेंगे स्वपोषी। स्वपोषी को इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रोफिक। तो स्वपोषी बैक्टीरिया जो हैं वो आपके हैं दो प्रकार के, और वो अपन ने जो लास्ट लेक्चर में जो टेबल देखी थी एनसीईआरटी की उसमें भी लिख रखा है कि जो स्वपोषी हैं वो दो प्रकार के। दिखा भी देता हूं आपको, चलो आपको अगर इच्छा हो रही है तो दिखा देते हैं। ये देखो एनसीईआरटी क्या कहती है कि स्वपोषी जो है वो दो प्रकार के हैं, एक रसायन संश्लेषी है और दूसरा है प्रकाश संश्लेषी। अरे समझ में आई क्या? स्वपोषी दो प्रकार के हैं, एक रसायन संश्लेषी है, एक प्रकाश संश्लेषी है। कैसे हैं ये बताता हूं अभी। इनको पता कैसे चला? अपन को पता कैसे चला कि ये रसायन संश्लेषी है, ये प्रकाश संश्लेषी है? कैसे विभाजन किया वो भी तो पता होना चाहिए ना। तो देखो भाई, ध्यान से देखना, स्वपोषी जो है वो दो प्रकार के हैं, प्रकाश संश्लेषी और रासायन संश्लेषी। कैसे पता लगा हमें? हमने क्या किया, स्वपोषी जो बैक्टीरिया हैं उनका विभाजन किया। किस आधार पे? हमारा जो आधार था विभाजन का वो ये था कि वो ऊर्जा कहां से ले रहे हैं। देखो, खाना बनाने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, सीधी सी बात ये है, ठीक है भाई। आप रोटी बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो, बिना एनर्जी के, बिना ऊर्जा के बना लोगे क्या? नीचे आग लगानी पड़ती है ना। ऐसे ही बन जाएगी रोटी? ऐसे बन जाएगी सब्जी? नहीं बनेगी। तो वैसा ही इनके अंदर है भाई, खाना ये बना रहे हैं, चाहे वो कैसा भी खाना बना रहे हो, ठीक है। तो ये अगर ग्लूकोज खाना जो भी ये बना रहे हैं तो उसके अंदर ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल भैया, जरूरत तो पड़ेगी ऊर्जा की। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर ये स्वपोषी हैं, स्वपोषी का मतलब खुद खाना बना रहे हैं, खुद खाना बना रहे हैं, तो इनको ऊर्जा की तो जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। तो अगर अपन इनका स्रोत देखें, ऊर्जा का अगर अपन इनका स्रोत देखें कि भैया ये ऊर्जा ले कहां से रहे हैं, अगर ये ऊर्जा सूर्य से ले रहे हैं तो इनको क्या कह देंगे अपन? प्रकाश संश्लेषी कह देंगे। और अगर ये ऊर्जा किसी रासायन क्रिया से ले रहे हैं तो क्या कह देंगे? उसको रासायन संश्लेषी कह देंगे। अगर ये किसी केमिकल रिएक्शन से ऊर्जा ले रहे हैं तो उसको रासायन संश्लेषी कह देंगे। और अगर ये सूर्य की ऊर्जा अगर ले रहे हैं, सूर्य की ऊर्जा से अगर खाना बना रहे हैं तो उसको क्या कह देंगे? प्रकाश संश्लेषी कह देंगे। समझ में आई या नहीं आई? स्वपोषी जो है वो दो प्रकार के हैं, अपना खाना खुद ही बना रहे हैं, लेकिन इनको अपन दो भागों में इस ऐसे विभाजित कर सकते हैं कि भैया जो ऊर्जा, जो सूर्य की ऊर्जा लेकर खाना बना रहे हैं उनको कह दिया प्रकाश संश्लेषी, और जो किसी रासायन क्रिया से निकलने वाली ऊर्जा को ले रहे हैं और उससे खाना बना रहे हैं उसको कह देंगे अपन रासायन संश्लेषी। अरे समझ में आई या नहीं आई? आई क्या? चलो, तो देखो भाई, एक मिनट। तो जो स्वपोषी है
स्वपोषी है वो दो प्रकार का है, ठीक है, ऊर्जा के स्रोत के आधार पे कि ऊर्जा का स्रोत क्या है, ठीक है। अगर एक होता है प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी, दूसरा होता है रासायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी को इंग्लिश में कहते हैं फोटो ऑटोट्रोपिक, क्या कहते हैं, फोटो ऑटोट्रोपिक, और रासायन संश्लेषी को कहते हैं कीमो ऑटोट्रोपिक, ठीक है। प्रकाश संश्लेषी जो है वो सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, बता चुका हूं मैं अभी आपको, है ना। और रासायन संश्लेषी जो है वो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया किसको इंग्लिश में कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन या फिर ऑक्सीकरण जो प्रतिक्रिया है, ठीक है, उनसे निकलने वाली रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ये रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं और ये सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषी जो होते हैं, जो भी बैक्टीरिया आपके प्रकाश संश्लेषी हैं, उनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स पाए जाएंगे, ठीक है। पिगमेंट्स किस काम आते हैं, जो सूर्य की ऊर्जा है ना उसको पकड़ने के काम आएंगे। भाई सूर्य की ऊर्जा जो है उसको स्टोर करने के लिए, उसको ट्रैप करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए काम आएंगे क्या, पिगमेंट्स जो है वो सूर्य की ऊर्जा को खींचने के काम आते हैं, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो जो प्रकाश संश्लेषी होंगे उनमें पिगमेंट्स भी पाए जाएंगे, और पिगमेंट्स क्या करते हैं, सूर्य की ऊर्जा को पकड़ने का काम करते हैं। वही बात करें रसायन संश्लेषी की, तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन हो रही है, जो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया हो रही है, इंग्लिश में जिसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, उससे निकलने वाली जो ऊर्जा है, जब भी कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, ठीक है, तो उससे क्या निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी, और उस ऊर्जा को पकड़े क्या करेंगे ये, उससे क्या बनाएंगे, ये एटीपी बनाते हैं उस ऊर्जा की मदद से, और उस एटीपी बनने के बाद में उससे भोजन बनाते हैं। इनको ऊर्जा मिल गई और उस ऊर्जा से क्या बनाएंगे, ये भोजन बना लेंगे अपना। तो ऐसे जो आपके बैक्टीरिया वो क्या कहेंगे अपन, रासायन संश्लेषी कहेंगे। अब समझ में आई क्या, ठीक है। अब रासायन संश्लेषी के बारे में और काम की बातें क्या है, ये जो ऑक्सीकरण, जो अब यहां पर बात करी ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया की जो बात हुई ना, यहां पर ऑक्सीकरण जो प्रतिक्रिया की बात हुई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये कैसे काम करता है, ये रिएक्शन कहां से आ गई, तो यही यहां पर लिख रखी है, एनसीईआरटी में लिख रखी है। अकार्बनिक पदार्थ जिनको इंग्लिश में कहते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक अकार्बनिक, ऑर्गेनिक कार्बनिक, ठीक है। हाँ, तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, अमोनिया हो गया, इनका जो ऑक्सीकरण है ना, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, इनका जो ऑक्सीकरण है, इनका जब ऑक्सीकरण होता है तो क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है, और उसी ऊर्जा को ये बैक्टीरिया काम में लेते हैं अपने, और क्या काम में लेते हैं, भोजन बनाते हैं। उसी ऊर्जा से क्या बनाते हैं, ये भोजन बनाते हैं। तो एक रासायन क्रिया से, एक रासायन प्रतिक्रिया से क्या कर रहे हैं, ये ऊर्जा मिल रही है इनको, और उससे क्या बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, इसलिए क्या कह दिया इनको, रासायन संश्लेषी कह दिया, ठीक है। नाइट्रोजन, आयरन, सल्फर, फास्फोरस जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण, पुनर्चक्रण मतलब रिसाइकलिंग, है ना। इसको मैं लिख देता हूं यहां पे, आपको पुनर्चक्रण से रिसाइकलिंग जो ज्यादा समझ में आएगा, तो मैं यहां लिख देता हूं रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आपको पूछ लेगा कि भैया नाइट्रोजन, आयरन, फास्फोरस, सल्फर, इनके रिसाइकलिंग में, इनके पुनर्चक्रण में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो क्या आंसर दोगे, प्रकाश संश्लेषी जो बैक्टीरिया, प्रकाश संश्लेषी बोल गया, रासायन संश्लेषी जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, इनका पुनर्चक्रण में मदद करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये पॉइंट्स क्लियर है, ठीक है। तो मैंने कुछ भी नहीं बताया, क्या बताया मैंने आपको, वापस चलते हैं पूछिए थोड़ा सा। बैक्टीरिया में पोषण की बात कर रहे थे अपन, तो बैक्टीरिया में पोषण जो वो दो प्रकार से हो सकता है, एक मिनट भाई, बैक्टीरिया में पोषण जो वो दो प्रकार से, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी अपना खाना खुद बनाएंगे, परपोषी दूसरे पर निर्भर रहेंगे। स्वपोषी कुछ ही होते हैं और परपोषी जो है वो अधिकांश परपोषी ही हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन स्वपोषी की, तो स्वपोषी जो है अपन ऊर्जा के आधार पर देखें कि भाई खाना बनाने के लिए ऊर्जा तो चाहिएगी उनको, तो अगर खाना बनाने के लिए उनको ऊर्जा चाहिए, अगर वो सूर्य से ऊर्जा ले रहे हैं तो उनको क्या कह देंगे, प्रकाश संश्लेषी कह देंगे, और अगर वो किसी रासायन क्रिया से अगर ले रहे हैं ऊर्जा तो उनको रासायन संश्लेषी कह देंगे। जो प्रकाश संश्लेषी होंगे वो सूर्य से ऊर्जा लेंगे और उनके अंदर पिगमेंट्स पाए जाएंगे, और वो पिगमेंट्स का काम करते हैं, सूर्य की ऊर्जा को पकड़ने का काम करते हैं जी। ठीक बात है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया कि जो रासायन संश्लेषी होते हैं वो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया से निकलने वाली ऊर्जा को क्या करते हैं, पकड़ते हैं और उससे एटीपी बनाते हैं, उस एटीपी से क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। ठीक बात है। ये जो ऑक्सीकरण जो प्रतिक्रिया है किसकी होती है, जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, अकार्बनिक जो आपके पोषक तत्व हैं या फिर अकार्बनिक जो पदार्थ हैं, जैसे आपके नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, अमोनिया हो गया, इनकी ऑक्सीकरण जब प्रतिक्रिया होती है तो उनसे ऊर्जा निकलती है, उसी ऊर्जा से क्या बनाया जाता है, भोजन बनाते हैं उन रासायन संश्लेषी। उसके अलावा एक एनसीईआरटी पॉइंट लिखती है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और आपका आयरन, इनका पुनर्चक्रण में भी क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी होती है,
आपकी जो रासायनिक संश्लेषी हैं। पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग में, इनको रिसाइकिल करने में भी किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो होती है आपके रासायनिक संश्लेषी की। यहां तक बातें क्लियर है क्या? ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये मैंने पूरा समअप कर दिया। यहां पर अपना स्वपोषी जो है वो पार्ट कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे किसकी? परपोषी की बात करेंगे। चलो भाई ध्यान से देखो, परपोषी की बात करते हैं। परपोषी बैक्टीरिया, इंग्लिश में कहेंगे इनको हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया वो है जो खाने के लिए दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, तो इसमें पहला है आपका मर्तपोषी। पहला जो इसमें अलग अलग 3-4 प्रकार के हैं ये। ठीक है, परपोषी जो है वो 3 प्रकार के हैं। पहला आपका मर्तपोषी। मर्तपोषी नाम से ही पता लग रहा है कि ये मर्त चीजों को खाएंगे। ठीक है, मर्तपोषी इंग्लिश में कहेंगे इसको सेप्रोफिटिक। क्या कहेंगे? सेप्रोफिटिक। ठीक है, तो ये मर्त जो सड़नशील जो पदार्थ है उनको ये खाते हैं। ठीक है, जो मर्तपोषी हैं वो मर्त और सड़नशील जो पदार्थ हैं उनको खाते हैं, तो नाम से पता लग रहा है। ठीक है, फिर आगे चलो भाई, अगला कौन सा? परजीवी। परजीवी ये अपन 12th क्लास में पढ़ चुके हैं। परजीवी जो है ये अपन 12th क्लास में पढ़ चुके हैं। इंग्लिश में कहते हैं इनको पैरासिटिक। ठीक है, 1 मिनट दीजिए भाई, थोड़ा सा हम पानी पी लें। चलो, परजीवी। परजीवी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैरासिटिक। ठीक बात है, पैरासिटिक बोलते हैं। पैरासिटिक में क्या होता है यार कि ये जो बैक्टीरिया है किसी दूसरे जीव पे रहेंगे। ठीक है, ये बैक्टीरिया जो है किसी दूसरे जीव पर रहेंगे और उस जीव को नुकसान पहुंचाएंगे और खुद का फायदा करेंगे। परजीविता किसे कहते हैं? पैरासिटिज्म या फिर पैरासिटिक परजीवी किसे कहते हैं? यार परजीवी का मतलब सीधा सा होता है। ठीक है, पैरासिटिक का मतलब सीधा सा होता है कि बैक्टीरिया जो है वो किसी दूसरे जीव पर रहेगा। मतलब ठीक बात है, किसी दूसरे जीव पर रहेगा और रहेगा तो सही, उस जीव पर, उस पर रहेगा भी और उस जीव को तो नुकसान पहुंचाएगा और खुद का फायदा करेगा। देखो समझो बात कि बैक्टीरिया ऐसा है, पैरासिटिक बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं जो परजीवी है। परजीवी बैक्टीरिया कुछ इस प्रकार का होता है कि बैक्टीरिया किसी दूसरे जीव पर रहेगा, जिस जीव पर रहेगा ना उसको तो नुकसान पहुंचाएगा और खुद का फायदा करेगा। मतलब सीधी सी बात है, जिस थाली में खाएगा उसमें ही छेद करेगा। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, तो परजीवी का ध्यान से देखो, पैरासिटिक होते हैं, एक को प्लस एक को माइनस। प्लस का मतलब खुद का फायदा करेगा बैक्टीरिया और उसका नुकसान करेगा। ठीक है बात है, तो इनमें कुछ रोगजनक होते हैं। ये जो बैक्टीरिया है ये बढ़िया ही बढ़िया नहीं है कि भाई बढ़िया बढ़िया काम करते हैं कि भाई कोई मर गया, ठीक है, कोई जीव मर गया, ठीक है, कोई सड़ने वाली चीज है तो उसको कर देते हैं, उसको गला देते हैं, अपघटन कर देते हैं, उसका डिकम्पोज कर देते हैं। तो ये तो बढ़िया बात है ना। ठीक है, वरना तो कितनी सारी चीजें, कितने जानवर मरते हैं तो वो सारे ऐसे पड़े रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या है, बैक्टीरिया बहुत बढ़िया काम तो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया ही काम करते हैं, खराब काम भी करते हैं। क्या करते हैं यार, बहुत रोग भी तो करते हैं ना। तो कुछ इनमें रोगजनक भी होते हैं जो मनुष्य, फसलों, फार्म एवं पालतू पशुओं की को हानि पहुंचाते हैं। जो पालतू पशु हो गए आपके, उसके अलावा आपके मनुष्य हो गए, ठीक है, और फसल हो गई, इनमें भी क्या रोग करते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, अब कुछ रोगों के नाम दे रखे हैं, वो आपको याद होने चाहिए, एनसीईआरटी में दे रखे हैं, पता होना चाहिए जी आपको। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है, एनसीईआरटी में है तो इंपॉर्टेंट तो है ही है। ठीक है, तो इनमें से परजीवी जो है वो सीधे से मतलब जिस जीव पर रहेंगे उस जीव को नुकसान पहुंचाएंगे और खुद का फायदा करेंगे। तो इनमें कुछ रोगजनक होते हैं जो मनुष्य, आपके पशु हो गए और आपके पालतू पशु हो गए और उसके अलावा आपके जो पौधे हो गए, फसल हो गई, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, उनमें रोग करते हैं। तो कुछ रोगों के नाम है। पहला हैजा। हैजा सुना होगा आप सबने? अरे हैजा सुना क्या? सबने सुना होगा आपने हैजा। ठीक है, और हैजा में यार महामारी भी आई थी एक बार, है ना। होता क्या है इसमें, होता क्या है इसमें यार, दस्त लगते हैं ना, उल्टी होती, दस्त लगते हैं। ठीक है, और इसमें आपको लगता है ये मजाक वाली बातें, मौत भी होती है ना। और ये आया था, महामारी आई थी जैसे कोरोना की आई ना, इससे भी बड़ी महामारी आई थी, काफी सालों पहले आई थी। ठीक है, तो ये हैजा है जी। ठीक है, ये हैजा, कोलेरा कहते हैं इंग्लिश में इसको। अब होता किससे है, ये कौन से बैक्टीरिया से होता है? तो विब्रियम कोलेरी से होता है। हैजा जो है, कोलेरा जो है, हैजा बोलते हैं इसको हिंदी में, किससे होता है? ये विब्रियम कोलेरी से होता है। ठीक है बात है, विब्रियम कोलेरी से होता है ये आपको याद रखना है।
इनके रोगजनक जो बैक्टीरिया हैं उनके नाम भी आपको याद होने चाहिए। रोगजनक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं, पैथोजेनिक, ठीक है। तो इनके पैथोजन का नाम भी आपको, इनके रोगजनक जो बैक्टीरिया इनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो कोलेरा जो है वो विब्रियम कोलेरी कोज करता है ना, विब्रियम कोलेरी जो, उसकी वजह से कोलेरा होता है। अगला है टिटनस। टिटनस सबने सुना होगा, कहीं भी लग जाती है, अपन को जरा चोट लग गई है ना, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी का कोई लोहे की चीज या फिर कट गया है ना, तो अपन टिटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं ना। हाँ, तो वो टिटनस क्या है? टिटनस जो है अपन पढ़ चुके हैं, टिटनस वैसे मानव स्वास्थ्य तथा रोग में भी अपन पढ़ चुके हैं, इसके बारे में बात कर चुके हैं अपन, है ना। तो टिटनस जो है वो किसकी वजह से होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई की वजह से होता है। बैक्टीरिया का नाम है जी क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई। क्या नाम है? क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई की वजह से क्या होता है? आपका टिटनस होता है। फिर उसके अलावा टाइफाइड दे रखा है। टाइफाइड तो अपन पढ़ के आए यार मानव स्वास्थ्य तथा रोग में ना। टाइफाइड जो किसकी वजह से होता है? इसका नाम तो आना चाहिए, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। अरे बहुत डिटेल में पढ़ा यार, ये तो बहुत डिटेल में पढ़ के आया उस चैप्टर में, है ना। चलो, फिर एक देगा सिट्रस कैंकर। ये सिट्रस कैंकर क्या है? देखो, सिट्रस मतलब नींबू वाले जो आपके है ना, नींबू को सिट्रस, नींबू वाली फैमिली सिट्रस है ना। नींबू हो गए, संतरा हो गई, मौसमी हो गई, ये सारे सिट्रस है ना। तो नींबू पर आपने देखा होगा, नींबू संतरा इन पे देखा होगा कि कई बार आप इन पे क्या ब्लैक आपको काले काले धब्बे से आपको देखने को मिलेंगे ना। चाहे आपकी संतरा होगा, संतरे पे देखना ना, संतरा मतलब लाए हो तो खराब तो मत ही करना, लेकिन कई बार देखने को मिलती है कि दुकान पर जा रहे हो, ठेले पे जा रहे हो, तो वहां पर संतरा जो उस पर काले काले आपको धब्बे देखने के लिए मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। तो वही क्या है? उसी को सिट्रस कैंकर कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? सिट्रस कैंकर। तो इस बैक्टीरिया की वजह से, इस बैक्टीरिया की कारण जो है वो रोग लग जाता है, जिसको सिट्रस कैंकर कहते हैं, और ब्लैक धब्बे से बनने लग जाते हैं ना। तो सिट्रस कैंकर क्या है? किसकी वजह से होता है? जेंथोमोनास सिट्राई की वजह से होता है। तो इनके आपको ये आपके इनके रोगजनक हैं, बैक्टीरिया हैं, उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। और ये बैक्टीरिया कौन सा रोग करते हैं? जैसे विब्रियम कोलेरी है, वो कोलेरा को रोग करेगा, हैजा करेगा, नाम से पता लगा विब्रियम कोलेरी, ठीक है। फिर आपका साल्मोनेला, क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई, टिटनाई वर्ड आ रहा है, टिटनस कोज करेगा भाई, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, इसको तो वैसे भी नहीं बोलना चाहिए, ये टाइफाइड करेगा। जो जेंथोमोनास सिट्राई, ये आपका सिट्रस कैंकर करेगा, नाम से पता लग रहा है, ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ लिया? अपन ने परपोषी में 2 पढ़ लिया, मैंने मृतपोषी पढ़ लिया अपन ने, फिर परजीवी पढ़ लिया। अब बात करेंगे सहजीवी की। किसकी बात करेंगे? सहजीवी की बात करेंगे। और इंग्लिश में कहते हैं इसको सिम्बायोटिक। यार सिम्बायोटिक सहजीवी, इसको भी अपन 12वीं क्लास के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। अगर आप 12वीं क्लास में भी मेरे लेक्चर देखें आपने, ठीक है, तो आपको पता होगा। अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा है ना, 15-20 दिन पहले, 1 महीना हुआ होगा ना, अभी पढ़ा है। सहजीवी क्या होता है? यार सहजीवी और परजीवी में फर्क समझो। मैंने परजीवी का आपको क्या बताया कि बैक्टीरिया जो है वो किसी दूसरे जीव पर रहेगा। अरे यही तो बताया मैंने, बैक्टीरिया जो है वो किसी दूसरे जीव पर रहेगा। सहजीवी के अंदर भी यही होता है, बैक्टीरिया जो है वो किसी दूसरे जीव पर रहेगा। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया परजीवी और सहजीवी में फिर फर्क क्या होता है? आप कह रहे हो परजीवी में भी बैक्टीरिया दूसरे जीव पर रहता है, और आप कह रहे हो जो सहजीवी है उसमें भी दूसरे बैक्टीरिया जो दूसरे जीव पर रहता है। तो दोनों में फर्क क्या हुआ? यार फर्क सीधा सा ये हुआ कि परजीवी में जो बैक्टीरिया दूसरे जीव पर रह रहा है, उसमें बैक्टीरिया उस जीव को तो नुकसान पहुंचाएगा और खुद का फायदा करेगा, ठीक है, ये तो हो गई परजीवी। लेकिन सहजीवी के अंदर मस्त काम है। सहजीवी के अंदर बैक्टीरिया जो वो दूसरे जीव पर रहेगा, बिल्कुल सही बात है यहां तक तो, लेकिन सहजीवी के अंदर बैक्टीरिया खुद का भी फायदा करेगा और जिस जीव पर रह रहा है उसका भी फायदा करेगा। मतलब ऐसा है कि जिस थाली में खाएगा उसमें छेद तो नहीं करेगा, उसका भी फायदा करेगा और अपना भी फायदा करेगा, बराबर का काम चलेगा, ठीक है। तो सहजीवी इंग्लिश में कहेंगे सिम्बायोटिक। यहां पर क्या है? प्लस प्लस का खेल है, प्लस प्लस मतलब दोनों का फायदा होगा, दोनों पार्टियों का फायदा होगा, ठीक है। अब इस सहजीवी में पहले बात करेंगे अपन बैक्टीरिया की, फिर अपन बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया की, है ना। पहले बात कर लेते हैं बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया कौन कौन से हैं? ये एग्जांपल आपको पता होनी चाहिए। राइजोबियम और फ्रेंकिया। राइजोबियम और फ्रेंकिया दो एग्जांपल हैं। क्या करते हैं ये राइजोबियम फ्रेंकिया? यार ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में मदद करते हैं। स्थिरीकरण इंग्लिश में फिक्स करना, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। कहां फिक्स करते हैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो राइजोबियम जो है वो क्या करता है? राइजोबियम जो है वो क्या करता है? लेग्यूम पादप जानते हो क्या? लेग्यूम प्लांट कौन से होते हैं यार? जिन पर फलियां लगती है ना, फली जानते हो? फली, अरे यार फली नहीं जानते, मोठ की फली, ठीक है, जानते हो ना। तो जिनमें फलियां लगती है ना उनको क्या कहते हैं? लेग्यूम। दाल वाले है ना, दाल वाले जो पौधे होते हैं ना, इन लेग्यूम बोलते हैं। तो जो लेग्यूम पादप होते हैं ना, उनकी जड़ देखी है आपने कभी? चने की जड़ देखी है, ठीक है, मूंग की जड़ देखी है। तो इनकी जो जड़ होती है ना, उन पर आपको गांठें सी दिखाई देंगी, इनकी जड़ों में गांठ होती है।
अगर आप फसलें वसलें देखिए आपने, तो चने की जड़ देख लो, चाहे आप मूंग की जड़ देख लो, इनकी जो जड़ होती है ना उन पर गांठें बनी हुई हैं अलग अलग, है ना। तो वो गांठ से बनी हुई होती है ना, उनको कहते हैं इंग्लिश में रूट नोड्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट नोड्यूल। रूट माने जड़ और नोड्यूल माने गांठ, ठीक है। तो गांठें सी बनी हुई होती है उनकी जड़ों में, ठीक है। तो ये वो गांठें कौन बनाता है? ये राइजोबियम जी। कौन बनाता है? ये राइजोबियम बनाता है। उन गांठों से क्या होगा यार? उन गांठों में क्या है? उनमें नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। भैया उससे क्या होगा यार? उससे क्या होगा? उससे जो फसल बढ़िया होगी। नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, अगर नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होगी आपकी जमीन में तो बढ़िया है वो। समझ में आई बात? चलो फिर अगला फ्रेंकिया। राइजोबियम क्या करता है? जो आपके लेग्यूम पादप होते हैं, लेग्यूम पादप मतलब आपकी जो दाल वाले जो पादप हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या करेगा? उनकी जड़ों में गांठें बना देगा, रूट नोड्यूल बना देगा। फ्रेंकिया क्या करता है? फ्रेंकिया वो पादप जो दाल वाले पादप नहीं है ना, उनके अलावा दाल वाले पादप का काम किसका? ये राइजोबियम करेगा उनका। उनके अलावा जो दूसरे प्लांट हैं उनके अंदर फ्रेंकिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करता है, उनमें वो रूट नोड्यूल बनाता है, गांठें सी बना देता है जड़ों में, ठीक है। दोनों पॉइंट आपका काम किए। अब राइजोबियम और फ्रेंकिया के बारे में क्या है? ये काम क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करते हैं। मतलब सीधी सी बात बताऊं तो ये जो राइजोबियम है वो किसके साथ में रहता है? किसके ऊपर रहता है राइजोबियम? वो ऐसे पादप, कौन से पादप? जो दाल वाले हैं, लेग्यूम प्लांट है ना, लेग्यूम प्लांट है ना, जिसमें आपके चने हो गए, आपके मूंग हो गई, ये वाले जो है ना, इनके ऊपर ये उनकी जड़ों में रहता है और उनकी जड़ों में क्या करता है? गांठें सी बना देता है और उन गांठों में क्या करता है? ये आपकी नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो ये राइजोबियम किसके साथ में? इन पादपों के साथ में रहता है। वही बात में फ्रेंकिया किसके साथ में रहेगा? फ्रेंकिया जो है वो नॉन लेग्यूम प्लांट, मतलब जो दाल वाले प्लांट नहीं है ना, उनमें ये रहता है, उनकी जड़ों में रहता है। तो ये जो है वहां पर ये जो बैक्टीरिया है ये रह भी रहे हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो ये इनका फायदा हो गया और ये प्लांट का भी फायदा कर रहे हैं। क्यों? ये नाइट्रोजन उनको दे रहे हैं, नाइट्रोजन को दे रहे हैं तो दोनों का फायदा कर रहे हैं ना। तो ये सहजीवी है, ठीक है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर रहे हैं, ठीक है। जब ये एक बात और बता दूं मैं आपको, राइजोबियम और फ्रेंकिया जो है जब ये सहजीविता में रहेंगे, जब ये सहजीविता में रहेंगे मतलब ये राइजोबियम या फिर फ्रेंकिया जो है किसी दूसरे जीव पर, मतलब प्लांट्स पर ये रहेंगे, तब ये क्या करेंगे? तब ही ये नाइट्रोजन फिक्स करेंगे। और उस टाइम पर ये कैसे होते हैं? अनएरोबिक होते हैं। अनएरोबिक का मतलब क्या है? उस टाइम पर ये अवायवीय रहेंगे, ठीक है। और यार ये ऐसा नहीं कि ये सहजीवी रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि भाई इनको खुद को अपना जीवन यापन करने के लिए उन पादपों की जरूरत पड़ेगी, ना ना, अकेले भी रह सकते हैं, ये अकेले भी रह सकते हैं, जरूरी नहीं इनको रिलेशन बनाने की जरूरत है, ना ना ना, सिंगल भी रह सकते हैं। तो फ्रेंकिया और राइजोबियम जो वो सिंगल भी रह सकते हैं, मुक्त जीवन भी जी सकते हैं। और जब ये मुक्त जीवन जिएंगे ना, उस टाइम पर ये कोई नाइट्रोजन फिक्स नहीं करेंगे, फिर इनसे कोई काम की उम्मीद मत लगाओ भाई, ठीक है। अगर आप इनको रिलेशन में रखोगे उन पादपों के साथ में, तब तो ये नाइट्रोजन फिक्स करके दे देंगे, लेकिन जब आप इनका कोई रिश्ता ही नहीं बनवा रहे तो फिर इनसे कोई काम की उम्मीद मत रखो, फिर ये नाइट्रोजन फिक्स नहीं करते और ये कैसे हो जाएंगे? एरोबिक हो जाएंगे। उस टाइम पे कैसे हो जाएंगे? एरोबिक, ठीक बात है। चलो फिर तीसरा कौन सा है? सेलुलोज पाचक बैक्टीरिया। दो तो ये बैक्टीरिया हो गया आपके राइजोबियम और फ्रेंकिया, कौन से बैक्टीरिया? सहजीवी बैक्टीरिया है। तीसरा कौन सा? सेलुलोज पाचक बैक्टीरिया। ये सेलुलोज पाचक बैक्टीरिया को कहां मिलेंगे? देखो अब ये गाय भैंस है, क्या खाती है? वो क्या खाती हैं भाई? घास फूस यही खाती हैं सारी, है ना। और घास में आपको पता है सेलुलोज होता है, बिल्कुल सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज को पचाने के लिए, सेलुलोज को पचाने के लिए गाय भैंस का जो पेट होता है ना, उसके अंदर क्या होते हैं? कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज को पचा जाते हैं, ठीक है। तो सेलुलोज पाचक बैक्टीरिया कहां होते हैं? रूमिनेंट पशु। रूमिनेंट पशु कौन से होता है? गाय भैंस। इनके अंदर यार अलग अलग प्रकार के पेट हैं इनके अंदर, है ना। तो उनमें एक है र्यूमन, ठीक है, उनमें एक है र्यूमन। तो उस र्यूमन के अंदर क्या होता है? ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? फिर चौथा गया इकोलाई। इकोलाई जो बैक्टीरिया है वो भी सहजीविता दिखाता है। कैसे? वो मनुष्य की आंत में पाया जाता है। कहां पे? मानव की आंत में पाया जाता है इकोलाई। और मानव की आंत में ये क्या है? अब आपको लगेगा भाई हमारी आंत में पाया जाता है फिर तो हमको नुकसान करेगा। नहीं जी, इकोलाई सहजीविता दिखाता है। मतलब सहजीविता का मतलब क्या होता है? हम में रहता तो है ये, लेकिन हमें कोई नुकसान नहीं करता। हम उसको घर दे रखा है, हमने अपनी आंत में इकोलाई को घर दे रखा है और बदले में इकोलाई क्या करवाता है? विटामिन के और B12 जो है वो बनवाने में मदद करता है, ठीक है। दोनों का फायदा कर रहा है ना। चलो जी, अब यहां पर एक पॉइंट है जी, ये देखो, ये तो हो गई सहजीवी वालों की बात है ना। तो ये सहजीवी बैक्टीरिया हो गए,
ये कौन से बैक्टीरिया? सहजीवी बैक्टीरिया। अब कुछ ऐसे हैं मुक्त जीवी नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया भी हैं। सहजीवी नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया तो दो बता दिए मैंने आपको, राइजोबियम और फ्रेंकिया। ये तो सहजीवी बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। लेकिन कुछ मुक्त जीवी बैक्टीरिया भी जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो मुक्त जीवी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन से हैं? वो आपके अजोटोबैक्टर और अजोस्पाइरिलम, दोनों आपको याद रखने। अब बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया की। देखो मैंने आपको हेडिंग दिखाई थी, सहजीवी के अंदर एक है अपन पहले बात करेंगे बैक्टीरिया की, फिर बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया की। तो अब बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया की। साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन फिक्स करने वाले कौन कौन से साइनोबैक्टीरिया वो देखो। पहला एनाबीना। एनाबीना ये मैंने आपको 12th क्लास के अंदर बताया था, पढ़ा चुका हूं 12th क्लास के अंदर एनाबीना के बारे में। एनाबीना एक होता है एनाबीना अजोली, एक होता है एनाबीना साइकेडी। एक है एनाबीना अजोली और एक है एनाबीना साइकेडी। ठीक है, दोनों बैक्टीरिया हैं जी। ये एनाबीना अजोली जो है वो सहजीवी है। सहजीवी का मतलब बता चुका हूं कि ये बैक्टीरिया किसी दूसरे जीव पर रहेगा। ये एनाबीना अजोली जो है वो कहां रहेगा? ये देखो नाम से लगा अजोली। अजोली कहां रहेगा? अजोला की पत्तियों के साथ रहता है ना। अजोला जो प्लांट है, ठीक है, अजोला क्या एक फर्न है। फर्न क्या होते हैं अपन पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। फर्न किसको बोलते हैं? जो आपके टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा जो है उसके अंदर आते हैं। अपन अगले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे इसको ना, ठीक है। तो वहां पर अजोला है, अजोला की पत्तियों के साथ में ये एनाबीना अजोली जो है वो रहता है और इसको चावल की खेतों में खास यूज में लिया जाता है इसको, कि वहां पर ये नाइट्रोजन फिक्स कर दे। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करता है। नाइट्रोजन की बहुत जरूरत पड़ती है भाई यार। नाइट्रोजन बढ़िया रहेगी जमीन के अंदर तो उपजाऊ रहेगी जमीन और खेतीबाड़ी बढ़िया होगी। ठीक है, फिर अगला एनाबीना साइकेडी। एनाबीना साइकेडी जो वो सहजीविता किसके साथ में दिखाता है, किसके ऊपर रहता है? ये रहता है साइकस की। साइकस एक ट्री है, एक प्लांट है, उसकी कोरोलॉइड जड़ों के साथ में रहता है। अभी कोरोलॉइड जड़ क्या होती हैं फिर अपन आगे बात करेंगे, अगले चैप्टर में आएंगे, है ना ये। तो उसकी जड़ों के साथ में साइकस क्या है? एक जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, अभी तक इतना ही रखो। फिर क्या है? एक नोस्टोक भी एक क्या है? साइनोबैक्टीरिया है। एक साइनोबैक्टीरिया आपका एनाबीना होगा, दूसरा आपका नोस्टोक है, तीसरा आपका ओसिलेटोरिया है। ये तीन ऐसे साइनोबैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करते हैं। 12th क्लास में भी ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट है, एक है ओलोसोरिया। ओलोसोरिया ये मुक्त जीवी है जी, मुक्त जीवी है, ये सहजीवी नहीं है, मुक्त जीवी है। ठीक है, और ये चावल की खेतों में यूज होता है। ठीक है, मुक्त जीवी है लेकिन ये नाइट्रोजन फिक्स करता है और ये चावल के खेतों में यूज में लिया जाता है। चलो जी, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? चलो मैं एक बार ये पॉइंट और बता देता हूं, फिर वापस समाप्त करेंगे इसको, है ना। ये पॉइंट और देखो ध्यान से। तो परपोषी बैक्टीरिया मानव गतिविधियों में क्या काम आता है? अपने लिए भी काम आता है और मैं आपको बता भी चुका हूं क्या क्या काम आता है। अपने 12th क्लास में पढ़ चुके हैं इस बारे में, पूरा चैप्टर है कि अपने अपने फायदे क्या काम करता है बैक्टीरिया। तो पादपों में नाइट्रोजन फिक्स। अब आप कहोगे भैया पादपों में नाइट्रोजन फिक्स करता है, ये हमारे काम कैसे हुआ? यार पादपों में नाइट्रोजन फिक्स होगी, ठीक है, प्लांट्स में आएगा नाइट्रोजन, तो वो क्या है? हम प्लांट को खाएंगे, ठीक है, यार उससे कुछ बनने ना, उससे कोई दाल बनेगी, उससे कोई अनाज बनेगा, वो अपन खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। उस अनाज में नाइट्रोजन होगा, बिल्कुल होगा। जैसे अपन खाएंगे तो अपने अंदर भी नाइट्रोजन जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो वो क्या है? आपका जो नाइट्रोजन बेस है उनको बनाने में काम आता है ना। चलो, तो पादपों में नाइट्रोजन फिक्स होगा तो अपने भी काम आएगा। वो दूध से दही बना रहा है, ये भी क्या है? बैक्टीरिया से बनता है ना, तो ये भी कहा अपने फायदे की बात है। एक है एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक जो है वो उनका उत्पादन भी बैक्टीरिया द्वारा होता है। ठीक है, तो ये अपने फायदे की बातें, इससे अधिक फायदे की बातें अपन 12th क्लास में कर चुके हैं। पूरा एक चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का, ठीक है, तो वो अपन कर चुके हैं। तो मैंने आपको बताया भाई, ये देखो स्वपोषी के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया। परपोषी के अंदर मैंने आपको 3 पॉइंट बताए, एक मृतपोषी, एक परजीवी और दूसरा सहजीवी। सहजीवी के अंदर पहले अपन ने बैक्टीरिया की बात कर ली, फिर अपन ने साइनोबैक्टीरिया की बात कर ली, ठीक है, और फिर अपन ने परपोषी जो बैक्टीरिया वो मानव गतिविधियों में कैसे अपन की मदद करते हैं, कैसे अपने काम के हैं, वो भी अपन ने बात कर ली। क्लियर है यहां तक? तो बैक्टीरिया के अंदर पोषण समझ में आ गया। चलो अब बात करेंगे बैक्टीरिया में जनन की बात करेंगे, बैक्टीरिया के अंदर जनन की बात करेंगे और फिर खत्म करेंगे आज का लेक्चर। ठीक है, ध्यान से देखो भाई, बैक्टीरिया में जनन जो वो कैसा होता है? अलैंगिक होता है भैया। बैक्टीरिया में जनन कैसा होता है? अलैंगिक होता है एक तो। ठीक है, अलैंगिक में भी यार कंडीशन है। अलैंगिक जो जनन होता है उसमें भी कंडीशन है। कैसी कंडीशन है भैया? यार अलैंगिक जनन अगर कंडीशन कैसी हुई? कंडीशन अगर अनुकूल परिस्थितियां हैं। अनुकूल परिस्थितियों का मतलब क्या होता है? फेवरेबल कंडीशन है। फेवरेबल कंडीशन है मतलब अपने फेवर की कंडीशन है, अनुकूल परिस्थितियां हैं। अगर अनुकूल परिस्थितियां होंगी तो ये जो बैक्टीरिया है ये अपना जो अलैंगिक प्रजनन है वो किस हिसाब से करेगा? ये करेगा बाइनरी फ्यूजन से, द्विखंडन से करेगा। मान लो ये बैक्टीरिया है और इसके अंदर ये डीएनए है, ठीक है, ये अपने डीएनए को डबल कर लेगा और यहां से ये क्या हो जाएगा? विभाजन हो जाएगा और 2 बैक्टीरिया यहां पर बन जाएंगे। ठीक है, ये क्या होगा? द्विखंडन हो गया।
ये कब होता है? जब परिस्थितियां कैसी हैं? अनुकूल परिस्थितियां हैं। तो क्या हो जाएगा? बाइनरी फिजन करेगा, द्विखंडन, ठीक है, माइटोसिस करेगा। विखंडन के ठीक पहले डीएनए रेप्लिकेशन होगा। जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर ये डीएनए है, जब विखंडन होगा उसके ठीक पहले ये क्या होगा? रेप्लिकेट करेगा। ठीक बात है। चलो, तो ये तो हो गई अनुकूल परिस्थितियों की बात हो गई, ये तो हो गई अनुकूल परिस्थितियों की बात। अब बात करते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों की। प्रतिकूल मतलब अनफेवरेबल कंडीशन। मान लो कई बार कंडीशन ऐसी आ जाए कि अपने अपने बस की बात नहीं है भाई। अब ना मान लो कि भाई अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में मतलब समझाऊं कि भाई मेरे को जो है ऐसा मौसम बढ़िया लगता है कि ना ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा ठंड हो, सबको ये बढ़िया लगता है। वो तो क्या है? अनुकूल परिस्थिति। लेकिन ऐसा हो जाए भाई एकदम से गर्मी पड़ने लग जाए, एकदम से भाई बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या वो अपने लिए प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। ठीक है, तो वहां पर आप बढ़िया से देखो, जितना आप बढ़िया से काम आप एकदम से बढ़िया कंडीशन आपकी भाई, ज्यादा ना गर्मी है ना ज्यादा ठंड है, और उसमें जितना बढ़िया आप काम कर सकते हो उतना बढ़िया काम आप एक बहुत गर्मी वाले दिन में काम कर सकते हो नहीं कर सकते। ठीक है, तो वैसा यहां पर अगर प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी तो ये क्या होंगे? ये क्या करेंगे? ये बाइनरी फिजन नहीं करेंगे। तो क्या कर लेंगे? ये बीजाणु बनाते हैं। देखो भाई, अनुकूल इनके फेवर की वाली कंडीशन होगी, फेवर वाली स्थिति होगी, तो ये कैसे प्रजनन करते हैं? ये जनन करते हैं अपना बाइनरी फिजन से, द्विखंडन से करेंगे, है ना, दो भागों में बट जाएंगे और अपना इनका प्रजनन हो जाएगा। लेकिन अगर प्रतिकूल परिस्थितियां हैं तो क्या करेंगे? ये बीजाणु बनाएंगे। दिखा तो मैं आपको भी दिखाता हूं बीजाणु। ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये क्या बना लेंगे? बीजाणु बना लेंगे। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या बना लेंगे? मोटी सी परत बना लेंगे। उस मोटी सी परत से क्या होगा? वो मोटी सी परत बनाने से क्या होगा? मोटी सी परत बनाने से ये होगा कि इससे पानी जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, और इसके जो मेटाबॉलिज्म है उसको स्लो कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? ये जो स्पोर बना है ना, ये जो बीजाणु बना है, ये खराब नहीं होगा, ये बीजाणु बन गया। ठीक है, अब जब भी परिस्थितियां कैसी होंगी? वापस नॉर्मल परिस्थितियां हो जाएंगी। वापस कैसी हो जाएंगी? अनुकूल परिस्थितियां हो जाएंगी। अनुकूल मतलब नॉर्मल परिस्थितियां जब हो जाएंगी, परिस्थितियां जब हो जाएंगी तो क्या होगा? तब ये बाइनरी फिजन ही करेगा। तब ये क्या करेगा? ये बैक्टीरिया जो है वो क्या करेगा? बाइनरी फिजन करेगा। इनमें विभाजन होगा और यहां पर दो अलग अलग बैक्टीरिया बन जाएंगे। ठीक है, यहां क्या होगा? आपका बाइनरी फिजन। समझ में आई बात? ठीक है, तब ये बाइनरी फिजन करेगा। मतलब सीधी सी बात है कि अगर मान लो 2-4 साल 5 साल ऐसी कंडीशन आ जाए, ऐसी होती नहीं, एग्जाम्पल बता रहा हूं, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए बैक्टीरिया की भाई अनुकूल नहीं है, ठीक है, उसके लिए प्रतिकूल है, उसके लिए फेवर की बात नहीं है, तो वो क्या करेगा? अपने ऊपर एक बीजाणु बना लेगा ना, क्या बना लेगा? बीजाणु बना लेगा। और जब भी मान लो कंडीशन नॉर्मल हुई तो क्या करेगा? वो बीजाणु जो है वो क्या, दो भागों में बट जाएगा और बाइनरी फिजन हो जाएगा और इसका प्रजनन हो जाएगा। सीधी सी बात है। चलो, समझ में आई बात है? बैक्टीरिया जो है वो सही लैंगिक प्रजनन नहीं होता। बैक्टीरिया में सही लैंगिक प्रजनन नहीं होता। सही लैंगिक प्रजनन, इसको सच्चा लैंगिक प्रजनन भी बोल सकते हो, ठीक है, सत्य लैंगिक प्रजनन भी बोल सकते हो। तो ये बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता, जैसा मानव के अंदर होता है, ठीक है, जिसके अंदर निषेचन भी होता है, ठीक है, और आपका मियोसिस भी होती है, तो वैसा बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं, इनमें निषेचन नहीं होता। मियोसिस नहीं होती। ठीक है, तो बैक्टीरिया में भाई एक तो अलैंगिक प्रजनन होता है, दूसरा बात बताऊं आपको, जैसे मानव के अंदर जैसे लैंगिक प्रजनन होता है, इस प्रकार का लैंगिक प्रजनन इनके अंदर नहीं पाया जाता। सही लैंगिक प्रजनन जो है इनमें नहीं होता। लेकिन लैंगिक प्रजनन जैसी कुछ पाया जाता है इनमें ना, सही लैंगिक प्रजनन तो नहीं होता इनके अंदर। बैक्टीरिया के अंदर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बैक्टीरिया के अंदर सही लैंगिक प्रजनन नहीं होता, लेकिन लैंगिक प्रजनन जैसा कुछ होता है। सही लैंगिक प्रजनन तो नहीं होता, लेकिन लैंगिक प्रजनन जैसा कुछ होता है। वो कुछ क्या है? लैंगिक प्रजनन जैसा है, ठीक है, लैंगिक प्रजनन जैसा कुछ है, वो क्या है? एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थानांतरण, मतलब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर डीएनए जो वो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, इनमें इस प्रकार का ये वो क्या है,
लैंगिक प्रजनन हो जाता है। सही लैंगिक प्रजनन नहीं होता, ना निषेचन हो रहा, ना म्यूसिस हो रही है, तो सही लैंगिक प्रजनन तो नहीं हो रहा। लेकिन लैंगिक प्रजनन जैसा कुछ हो रहा है, क्या होगा, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर डीएनए जो है आपका वो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे ट्रांसफर होता है उसकी मैंने 2-3 स्टेप बता देता हूं आपको। ठीक है, एक होता कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन अभी बताऊंगा क्या मतलब होता है इनका। ठीक है, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, और एक होता है ट्रांसडक्शन। इनको 12th क्लास में अपन पढ़ेंगे, कहां पढ़ेंगे, ये भी एक चैप्टर छोड़ रखा है मैंने, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, 6वां चैप्टर है ना 12वीं क्लास के अंदर, वो छोड़ रखा है, उसमें ये इसको और डिटेल में पढ़ेंगे ना, ट्रांसडक्शन। अभी समझ लो बस, अभी मैंने जो लाइन बताई है ना आपको, इसका मतलब समझा रहा हूं कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफर कैसे होता है। तो उसके 3 तरीके हैं, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए जानने के 3 तरीके हैं। तो पहला क्या है, अपन पढ़ेंगे ट्रांसडक्शन की बात कर लेते हैं। पहला क्या है, ट्रांसडक्शन। ये मान लो एक बैक्टीरिया है, ये मान लो ए बैक्टीरिया है और ये मान लो बी बैक्टीरिया है। ठीक है, कोई वायरस आया, ये कोई वायरस है, ये आया, इस बैक्टीरिया को इसने इन्फेक्ट किया ना, वायरस ने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया। जब इस वायरस ने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया तो इसका जो सामान है वो इसके अंदर चला गया। ठीक है, अब ये वायरस जो है वो यहां गया। ठीक है, और जब इसने इसको इन्फेक्ट करने की कोशिश की तो इसके अंदर जो इसका डीएनए आया था ना, इस वाले का, ए वाले का जो डीएनए आया था वो इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वो ट्रांसफर होता है ना, इस प्रकार ये तरीका है कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर डीएनए ट्रांसफर। तो यहां पर जो माध्यम कौन हो गया, वायरस जो है यहां पर माध्यम हो जाता है। तो वायरस जो माध्यम, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे, ठीक है, उसको क्या कहते हैं अपन, उसको क्या कहते हैं अपन, उसको क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज। चलो उसको मैं यहां लिखता हूं, कौन सा वायरस है, बैक्टीरियोफेज वायरस है। ठीक है, अगला देखो भाई, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ध्यान से देखो, ये बना लेते हैं ऐसा। यहां पे मान लो एक बैक्टीरिया है, ये मान लो ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। ठीक है, और यहां मैंने क्या डाल दिया, इसमें डीएनए डाल दिया। ठीक है, यहां मैंने क्या डाल रखा है, डीएनए डाल रखा है। ठीक है, और ये क्या है, इसमें मीडियम भर रखा है मैंने, कोई द्रव भर रखा है ना, कोई द्रव मैंने भर रखा है इसमें। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो बाहर पड़ा डीएनए जो है ना, ये क्या है, डीएनए है, डीएनए। ठीक है, ये बाहर पड़ा जो डीएनए है वो इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बैक्टीरिया जो बाहर के अपने मीडियम से डीएनए को अंदर खींच ले, ठीक है, उसको क्या कहेंगे अपन, इसको क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये भी एक तरीका हो गया ना डीएनए को अंदर लेने का। तो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफर, एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया, तीसरा तरीका है कॉन्जुगेशन। ठीक है, कॉन्जुगेशन के अंदर क्या होता है वो देखो भाई ध्यान से, ये एक बैक्टीरिया, ये दूसरा बैक्टीरिया है, ये ए मान लो, ये बी मान लो। इस बैक्टीरिया के अंदर मान लो क्या है, प्लाज्मिड है, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा प्लाज्मिड है। चलो उसको अलग कलर से बनाता हूं, ये तो उसका डीएनए हो गया, उसके अलावा इसके अंदर क्या है, एक एक्स्ट्रा प्लाज्मिड है, इसको कहेंगे अपन एफ प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड। जब किसी बैक्टीरिया के अंदर एफ प्लाज्मिड होता है ना, जब किसी बैक्टीरिया के अंदर एफ प्लाज्मिड होता है ना, तो उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा शक्तियां आ जाती हैं। वो एक्स्ट्रा शक्तियां क्या है, जब भी किसी बैक्टीरिया के अंदर एफ प्लाज्मिड होता है तो उसके एफ प्लाज्मिड से क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा शक्तियां जो हैं वो बैक्टीरिया को मिल जाती हैं। तो वो एक्स्ट्रा शक्तियां क्या है, ये बैक्टीरिया क्या करेगा, यहां से एक ट्यूब बनाएगा, एक ट्यूब बनाएगा। ठीक है, और इस ट्यूब की मदद से क्या होगा, यहां पर ये जो डीएनए है यहां से इसका यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन में क्या होता है, ट्यूब बनती है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में जो बाहर का जो मीडियम है उसी से क्या है, डीएनए अंदर लिया जाता है, और ट्रांसडक्शन के अंदर एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में जाता है, किसकी मदद से, वायरस की मदद से। ठीक है, तो ये मैंने ट्रांसफर के तरीके बता दिए। यहाँ पर बैक्टीरिया का अपन ने जनन पढ़ लिया है, इसके आगे का अपन पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर। इसमें अपन थोड़ा सा साइनोबैक्टीरिया बचा है अपना, वो करेंगे। उसके बाद में अपन बात करेंगे किसकी, माइकोप्लाज्मा की, और उसके बाद में अपन बात करेंगे किसकी, आर्कीबैक्टीरिया की, और मोनेरा जो है उसको खत्म करेंगे। तो अगले लेक्चर में बात करेंगे। इस लेक्चर में पढ़ेंगे इतना ही। समझ में आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।